Okay, guys, so this is a worksheet that has been provided by Mr. Abdullah और उसने बना के भेजी। उन्होंने बोला कि यार ये वाले सवाल की सर आप रिकॉर्डिंग बनाते हैं और वाकई में अच्छे सवाल हैं, तो इसकी चॉइस अच्छी होती है सवालों की, तो मैं कर देता हूँ रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए। सो लेट्स जस्ट बिगिन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। सबसे पहली चीज़, अच्छी बात है, इनको करने से आपकी सिलेबस की रिवीजन भी होती जाएगी और बाकी चीज़ें भी होती जाएंगी। सबसे पहली चीज़ है स्टेट लेंजेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। वेल, स्टेट लेंजेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको क्या बोलता है, इसकी अभी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, लेंजेज लॉ होता क्या है। लेंजेज लॉ कहता है कि आपके पास वोल्टेज ऐसी पोलैरिटी के साथ सेट होगा जिसकी वजह से ऐसा करंट फ्लो होगा जो प्रिवेंट करेगा, अपोज करेगा द चेंजेस इन मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, जिसकी वजह से ये वोल्टेज बन रहा है। पहली जो हमारे पास बन रहा है, यू गेट द आइडिया, लेट मी राइट इट डाउन, हियर यू गो। State Lenz's law of electromagnetic induction. An EMF is induced with such a polarity that a current flows which opposes the change in magnetic flux linkage, inducing the EMF in the first place, right? So ये भी हो गया हमारे पास। अब फिर क्वेश्चन बोलता है, 2 coils of insulated wire are wound on an iron bar as shown in figure 8.1. We can see that, ठीक है। एक हमारे पास कोयल 1 है और एक कोयल 2 है, एंड अपेरेंटली वी हैव एन आयरन बार। इफ़ यू लुक एट द डायग्राम, तो हमारे पास यहाँ पर एक हमारे पास जो है, एक हमारे पास यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, उसमें से करंट जा रहा है, और हमारे पास यहाँ पे V2 भी है, वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है, एंड दिस इज अनदर कोयल जिसमें सिर्फ एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। देयर इज अ करंट I1 इन कोयल 1 दैट वेरीज विद टाइम t एज शोन इन फिगर 8.2. ओके, सो अपेरेंटली दिस इज द डायग्राम ऑफ द करंट इन द कोयल 1. सो हमारे पास ये वाला एक डायग्राम है। अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर जैसे जैसे हमारे पास करंट बढ़ता जाएगा इसके अंदर, तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विद द करंट, और वो भी बढ़ती जाएगी इसके अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस करंट, तो इसका मतलब है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी इस पर बढ़ती जा रही होगी। ये बात भी है, फैक्ट है। और एक और चीज़ मज़े की बात यह है कि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट यू मस्ट रियलाइज इज दैट कि टेक्निकली जो B अगेंस्ट T का ग्राफ होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड अगेंस्ट T का ग्राफ होगा, वो भी एग्जैक्टली सेम होगा। एग्जैक्टली सेम होगा, जाहिर सी बात है B की वैल्यू डिफरेंट होगी, बट द शेप वुड एग्जैक्टली बी द सेम, जीरो फेज डिफरेंस होगा। अब लेकिन जब आउटपुट का ग्राफ आएगा, जब आउटपुट का इसका जब ग्राफ आएगा V2 यानी कोयल 2 का जो आउटपुट का ग्राफ आएगा, वो हमें पता है कि यार ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट है, तो बेसिकली इसमें 90 आउट ऑफ फेज आएगा। ये बात तो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हमारे पास ये तो हो गया यहाँ तक। द वेरिएशन विथ T ऑफ I1 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, I1 इज इक्वल टू x साइन YT. वेल, दिस साउंड्स वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा T कह सकते हैं हमारे पास। सो इसका मतलब है कि हमारे पास ओमेगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, वेयर x एंड y आर कांस्टेंट, यूज फिगर दिस टू डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ x एंड y, गिव यूनिट्स विथ योर आंसर्स। वेल, लेट्स फाइंड द यूनिट्स। फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x हमें पता है कि I नॉट होना चाहिए, तो इसका मतलब है मैक्सिमम करंट होना चाहिए। तो मैक्सिमम करंट हमारे पास जो इधर आ रहा है, उसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, दिस इज द मैग्नीट्यूड। सो अपेरेंटली दिस इज 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.85. So this is going to be 0.85. और इसका जो यूनिट आएगा, आई थिंक एम्पियर्स ही है, यस एम्पियर्स है। और y का सबसे पहले y जो है वो y हमारे पास ओमेगा के बराबर है, और ओमेगा हमारे पास होता है 2 पाई ओवर t के बराबर होता है। सो 2 पाई ओवर t अगर देखें तो टाइम पीरियड, इस एक वेव का जो हमारे पास टाइम पीरियड आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आ रहा है, दैट इज़ एक्चुअली 0.04, सो सेकेंड्स में है। सो ओ माय गॉड, सो दिस इज गोइंग टू बी 0.04, यहाँ तक भी पहुँच गए। अब इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, सो लेट मी जस्ट फाइंड माई कैलकुलेटर टू फाइंड दिस वैल्यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। So I have the calculator with me, and this is going to be 2 shift pi divided by हमारे पास कितना रहा, 0.04, and this gives me 50 pi, या मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ 157.1, लेकिन 157 पे ही छोड़ देते हैं इसको। और इसका जो यूनिट आएगा, रियलिस्टिकली जो इसका यूनिट होता है वो होता है रैड्स पर सेकेंड होगा, लेकिन हम लोग रैड्स को कंसिडर नहीं करते, तो इसलिए
S-1 ही सिर्फ लिख रहे हैं। रेडियन में आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, आप इसको लिख भी सकते हो, रैड पर सेकेंड भी लिख सकते हो, आपके पास चॉइस है, ईदर दिस और यू गो विद सिंपल S-1। खैर यहाँ तक तो पहुँच गए। उसके बाद हमारे पास ये है, द करंट इन कॉइल 1 गिव्स राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड इन द आयरन बार। अच्छा, assume that the flux density of the magnetic field is proportional to I1, जो हमारे पास वैसे ही मैं कह चुका था इस बात को, तो an alternating electromotive force is induced across coil 2. Okay, the PD across coil 2 is measured using the voltmeter and has a root mean square value of 4.6. अच्छा, मुझे पहले पीक टू पीक निकाल लेते हैं इसकी। So 4.6 मल्टीप्लाइड बाय √2 लगा लें इसमें, तो ये हमारे पास जो पीक टू पीक वैल्यू आ रही होगी, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ पीक टू पीक में तो V नॉट कर लेता हूँ इसको, तो दैट शुड बी इक्वल टू 6.5। 6.51 है, वह 6.5 वोल्ट्स कर लेते हैं, यहाँ तक भी पहुँच गए, ये तो होगा। ऑन फिगर स्केच अ लाइन टू शो द वेरिएशन विद T ऑफ V2 बिटवीन दिस एंड दिस। अब हमें पता है कि जब स्केच बनेगा तो इसमें 90 आउट ऑफ फेज होना चाहिए। सो लेट्स गो विद दिस डायग्राम। अब अगर ये वाला डायग्राम है तो इसका 90 आउट ऑफ फेस का मतलब है कि सारे पॉइंट्स 90 आउट ऑफ फेस करने के लिए मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है, यहाँ से ओह माय गॉड, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 होता है, 90, 180, वो 270 एंड 360। सो मुझे 90 आउट ऑफ फेस करना है, सारे पॉइंट्स को राइट साइड पे करना है। तो इसके लिए हमें करने के लिए जो होगा, एक मिनट, इसका टाइम, हाफ टाइम पीरियड कितना है इसका, सो दैट इज़ 0.02। तो मतलब मुझे 0.01 पे इसको मूव करना है सारे पॉइंट्स को। अब ये डायग्राम जो है इसमें सेपरेटर्स भी नहीं है, अपेरेंटली उन्होंने मुझे भेजी तो है, लेकिन इसमें सेपरेटर्स हमारे पास होने ज़रूरी थे। तो शेप दोबारा देख लेते हैं, इसका सामने कितना था, इसका शेप ये था, तो हमें थोड़ा सा राइट पे करना पड़ेगा। तो एक मिनट, सबसे पहला जो पॉइंट था वो यहाँ पे था, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, मिडिल सेंटर पे आ जाएगा, और 6.5 पे इधर ले जाते हैं, तो 6.5 वुड बी 5, ये रही लाइन। सो दिस इज़ गोइंग टू बी, एक मिनट मैं 6.5 की एक लाइन ही इधर ड्रॉ कर लेता हूँ, 5, 6.5 की लाइन ये जा रही है, तो सारे पॉइंट्स इधर तक ही होंगे मेरे पास। तो एक पॉइंट मैं इधर डायरेक्ट मार्क कर लेता हूँ, ये वाला पॉइंट, इस लाइन को मैं बाद में हटा दूंगा मैं, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एक पॉइंट फिर इधर आ जाएगा डेड सेंटर में, फिर हमारे पास जो है एक नेगेटिव 6.5 पे आएगा, तो नेगेटिव 6.5 की भी लाइन इधर बना लेते हैं, ये वाली लाइन हो गई। और इधर भी हमारे पास एक पॉइंट आएगा, इस पे फिर किधर तक बोला है इसने, बिटवीन 0.08, मतलब पूरा ही हमें बोला है सैडली। सो 1 2 3 4 5 ये भी हो गया, और फिर हमारे पास 0.06 पे भी इधर आ जाएगा, और फिर हमारे पास जो है 0.6, एक मिनट, 1 2 3 4 5, सो देयर वी हैव इट, और यहाँ पे भी आएगा, एंड देन फाइनली इधर आएगा हमारे पास एक पॉइंट। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस कर्व, आई विल बी यूजिंग ग्रीन कलर फॉर दिस कर्व। तो ये लाइन ऐसे आएगी हमारे पास, ये कर्व जा रहा है, स्मूथ कर्व आपको ड्रॉ करना पड़ेगा फ्री हैंड, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसी तरीके से जाकर जो है यू विल बी ड्राइंग दीज डायग्राम्स इन द एग्जामिनेशन। अब ज़ाहिर बात है ये बैक साइड पे भी जाएगा, तो इसको मैं इधर कर लेता हूँ। अब मैं जो ये वाली लाइन थी इसको मैं डॉटेड करके हटा दूँ, या मैं पूरा ही हटा देता हूँ स्ट्रोक इरेजर यूज़ करके अपने पास। सो दिस इज़ द डायग्राम दैट शुड बी ड्रॉन, ठीक है, ये भी हो गया। फिर मुझे बोलता है कि यार यूज़ द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ योर लाइन इन दिस। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमारे पास जो है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर मैं यूज़ करता हूँ, तो सबसे पहली चीज़ है फ्रॉम फैराडेज लॉ, मैं लिखता हूँ फ्रॉम फैराडेज लॉ, हमारे पास एक चीज़ है कि V इंड्यूस्ड या V EMF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। सही है, चेंज इन B, जाहिर सी बात है चेंज इन B होगा, ये बात तो फैक्ट है हमारे पास। यहाँ तक भी पहुँच गए हम लोग फ्रॉम फैराडेज लॉ। तो इसका मतलब है जो V इंड्यूस्ड होगा इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। लिंकेज भी होना चाहिए था, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल चेंज इन फ्लक्स ही कर दिया इधर, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता इसमें कॉइल था या नहीं था, कॉइल ही है बल्कि, तो फ्लक्स लिंकेज भी कर लेते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई बाय BN भी कर लेते हैं, लेकिन N कांस्टेंट है, अपेरेंटली N इज़ कांस्टेंट। ये भी हो गया। सो सबसे पहली चीज़ है, एक और चीज़ हमारे पास क्या है
हमारे पास इंड्यूस्ड या रेट ऑफ चेंज, या मैं इसको कह सकता हूँ, हाँ, इंड्यूस्ड, ये वाला लिख रहा हूँ मैं इधर पॉइंट, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, induced magnetic flux density is directly proportional, आपको पेपर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना पड़ेगा, is directly proportional to the current। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो बी का ग्राफ होगा वो एग्जैक्टली इसी जैसे ही ग्राफ होना चाहिए। ये भी हो गया हमारे पास। सो फाइनली हमारे पास ये होगा, सो ग्रेडियंट ऑफ सो एक मिनट, मैं इसमें ये भी लिख सकता हूँ, सो ग्रेडियंट ऑफ करंट time graph for coil 1 is directly proportional to the induced EMF, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। इधर देख लो, सबसे पहले शुरू में हमारे पास जो ग्रेडियंट है मैक्सिमम ग्रेडियंट है, तो मेरे पास मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज बना। फिर उसके बाद हमारे पास ग्रेडियंट यहाँ पे ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज भी ज़ीरो है। फिर सेम थिंग हैपन्स अगेन, इस बार हमारे पास ग्रेडियंट रिवर्स हुआ, तो इसका मतलब है कि मेरे पास वैल्यू ऊपर चली गई, मैक्सिमम हो गया, क्योंकि मैक्सिमम ग्रेडियंट है। अगेन यू कैन क्लियरली सी दैट ओवर हियर। सो दिस इज़ हाउ यू डू इट। सो ये वाले मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आई थिंक ये बिल्कुल सही होंगे। तो ये वाला तो हो गया क्वेश्चन। लेट्स कंटिन्यू ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Another question, very important question. 4 diodes are used in the bridge rectifier circuit to produce rectification of a sinusoidal AC input voltage Vn. Figure 7.1 shows part of the circuit, but 3 of the diodes are missing. Okay, ये हमारे पास है, 3 of the diodes are missing. अब इसको करने के लिए एक काम करते हैं, पहले इस सर्किट डायग्राम को मैं ब्रिज रेक्टिफायर जो सर्किट होता है ना, उसी फॉर्म में लेके जाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, इसका करने का तरीका बता रहा हूँ। आप इधर फ़िलहाल एक ज़ीरो इधर मार्क कर दिया, एक इधर मार्क कर दिया, एक इधर मार्क कर दिया, और इन डायोड्स को मैं नंबरिंग भी कर लेता हूँ। लेट दिस बी 1, लेट दिस बी 2, लेट दिस बी 3, लेट दिस बी 4। ठीक है, ये मैंने कर लिया, ताकि मैं फिर इस डायग्राम को देखते हुए मैं डायग्राम को रिकन्स्ट्रक्ट करूं, और ये Vn जो है इसको मैं बाहर की तरफ निकाल देता हूं। सो मैं Vn जो है मेरे पास, मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, लेट दिस बी Vn, ये हो गया। अब इसी के साथ जो है मेरे पास जो है, अगर मैंने इसको बाहर की तरफ निकाल दिया तो आई कैन सी दैट, मैं अभी ब्रिज वाले डायग्राम पे जा रहा हूँ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, इधर तक गए, और इसके बाद ये वाला जो होगा, यहाँ पर मेरे पास एक डायोड फिट होगा, इसको मैं 1 मार्क कर रहा हूँ, और इसको मेरे पास 2 की तो डायरेक्शन वैसे ही गिवन है, ये भी मैंने कर दिया, इधर यहाँ तक भी पहुँच गए, और फिर ये मैंने किया, और ये मैंने किया। अब ये वाला जो है मुझे पता है इधर रिपीट हो जाएगा। सो ये वाला जो आएगा मेरे पास, ये थर्ड वाला जो होगा इधर आ जाएगा, थर्ड वाला इधर आ जाएगा, ये भी हो गया, ये 2 हो गया था, और ये फोर्थ वाला जो होगा वो इस साइड पे आ जाएगा। सो फोर्थ वाला इस साइड पे आ जाएगा डायोड। ये मेरे पास ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट बन गया। लेकिन अभी मैंने डायरेक्शन में मैच अभी मैं इसको देख के करूँगा, क्योंकि हमें यही वाली कन्फिग्रेशन हमें अच्छी तरीके से पता है, और मेरे पास ये 3 और 4 के बीच में जाके कनेक्शन लगेगा। इसका एक ये लग गया, और फिर यहाँ से जाकर मेरे पास जा रहा है ये R मेरे पास यहाँ पे लगा हुआ है। सो दिस इज़ माई रेसिस्टर R। सो देयर यू हैव इट। अब एक चीज़ तो फैक्ट है कि जो 2 होगा वो 3 भी होना चाहिए। सो 3 का जो होगा वो तो एज इट इज़ मेरे पास सेम ही सर्किट डायग्राम आ जाएगा इस साइड पर, लेफ़्ट साइड पे ये बन जाएगा मेरे पास। सो दिस इज़ जस्ट गोइंग टू बी रिपीटेड ओवर हियर। तो मैं इसको जो है इधर एक फिट कर लेता हूँ इसी सेम डायरेक्शन में, ये फिट कर लिया।
अब आता है फिर उसके बाद फिर मुझे देखना है कि मैं इसके अंदर जो ना मैं पहले चेक करना चाह रहा हूँ, लेट दिस बी पॉजिटिव। अगर करंट पॉजिटिव हुआ तो यूँ जाएगा, यूँ जाएगा, और मुझे जो है 1 से इसको पास करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है 2 से तो पास हो नहीं सकता, तो 1 का भी डायरेक्शन मुझे मिल गई। सो 1 की जो डायरेक्शन होगी वो भी मेरे पास इसी डायरेक्शन में बनेगा। इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, ये बन जाएगा 1 की, तो फिर 4th की भी यही सेम डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये मेरे पास सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सारे मेरे पास लेफ़्ट पे ही बनेंगे। तो ये वाला भी लेफ़्ट पे आ गया, ये वाला भी मेरे पास लेफ़्ट पर आ गया। सो देयर यू हैव इट, दिस इज़ योर डायग्राम। अब चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा। अगर ये प्लस है तो प्लस का मतलब है यूँ जाएगा करंट, यूँ जाएगा, फिर ये यूँ जाएगा, और फिर ये इसमें से आर में से यूँ पास होता हुआ जाएगा, फिर इधर से आएगा, और फिर इधर से वापस चला जाएगा मेरे पास। वी कैन सी दैट दिस वर्क्स परफेक्टली फाइन। सो इसका मतलब है दिस कन्फिग्रेशन इज़ परफेक्टली करेक्ट। अगर ये कन्फिग्रेशन करेक्ट है तो मैंने एक चीज़ और भी स्टेट द नेम ऑफ द टाइप ऑफ द रेक्टिफिकेशन प्रोड्यूस बाय द ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर आपको कौन सी प्रोड्यूस करके देता है? फुल वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। सही है, यहाँ तक भी पहुँच गए। फिर ये कह रहा है कंप्लीट फिगर 7.1 ओके बाय ड्राइंग 3 मिसिंग डायोड्स करेक्टली कनेक्टेड। मैंने वो कर लिया है आपके लिए सवाल, तो ये भी हो गया, 1 भी हो गया। ड्रॉ एन एरो टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द रेसिस्टर आर। अभी मैंने प्रेडिक्ट किया था करंट यूं ही जा रहा है, तो इसका मतलब है इसमें करंट का डायरेक्शन ये होना चाहिए, तो मैंने एरो भी लगा दिया इधर, तो ये भी हो गया हमारे पास। वी एन हैज़ एम्पलीट्यूड वी नॉट एंड पीरियड टी। Figure 7.2 shows the variation with time t of Vn। अच्छा, ये एक्चुअली रिपीट हो गया यहाँ पर, तो ये वाला हमारे पास डायग्राम है, ये V इनपुट का डायग्राम है। अग्रीड, यहाँ तक भी पहुँच गए। इसके बाद हमारे पास ये है कि फिर मुझे बोलता है, अच्छा इसने थोड़ा सा क्वेश्चन में एक मसला किया है। B का थर्ड पार्ट पहले रखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट ये रहा, पहले फर्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे। अच्छा, फिर मुझे बोलता है कि वी एन हैज़ अ एम्पलीट्यूड दिस शोज द वेरिएशन। तो पहला पार्ट हमें क्या बोलता है? सजेस्ट विद अ रीज़न। अच्छा नहीं, ऑन फिगर स्केच द वेरिएशन वी आउट विद टाइम टी बिटवीन टी इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू 2t। तो हमारे पास इसी का ग्राफ का हमें बनाना होगा। फुल रेक्टिफिकेशन में सारी चीज़ें ऊपर चली जाएंगी, तो इसी का ही रेप्लिका बन जाएगा हमारे पास। और मैं एक काम कर लेता हूँ, इस पर बना के उस पर ले जाऊँगा। हाउ अबाउट दैट? ईजी वे आउट मैं अपने लिए कर रहा हूँ। यहाँ तक पहुँचे, ये जा रहा है वी नॉट पे, तो ये वी नॉट जो है ये इसी लाइन में चला जाएगा। थोड़ी सी एडिटिंग इसने अच्छी नहीं की है, लेकिन यहाँ तक हमारे पास यूँ पहुँच जाएगा, यूँ आ जाएगा। ये वाली लाइन पे मैं डायरेक्ट ट्रेस कर रहा हूँ इधर। ओ माय गॉड, इधर जाके इसको मैं, ओ माय गॉड, इधर जाके मैंने इसको ट्रेस कर लिया। अभी ये वाला भी ऊपर चला जाएगा। सो इसका मतलब है कि इस लाइन की सीध में जाते 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 इधर पॉइंट आएगा। सो ये वाला पॉइंट भी इधर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट भी इधर आ जाएगा। सही है, ये मैंने बना लिया। अब मैं इसको कॉपी करके उस फाइनल डायग्राम में जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो इसको मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैं जाके इधर नहीं, इधर पेस्ट करना है मुझे। सो ये वाला डायग्राम मेरे पास जो है, अब आई थिंक यहाँ से स्टार्ट हो रहा था और ये यहाँ पे सेंटर पे आ रहा था, तो दिस इज़ द डायग्राम। एक्चुअली नहीं, 2t तक जाना था ना, तो ये डायग्राम इस पर क्यों नहीं फिट आया? क्योंकि ये डिफरेंट है क्या? यार एक्चुअली एक काम करते हैं, मैंने जो है ना ये वाला डायग्राम उधर ही बना लिया है, तो इसका मतलब है मुझे इसमें ज़रूरत ही नहीं है बनाने की। तो एक काम कर लेते हैं, इसको कैंसिल आउट ही कर लेते हैं। इस पार्ट को कैंसिल आउट करके मैंने ये डायग्राम जो है ना पार्ट 1 इधर कर दिया है, इसी पे कर दिया है, क्योंकि फिर वो शेप में वो थोड़ी सी वो मैग्नीफिकेशन में डिफरेंस है, इस वजह से मैं इस पे ही ले आया हूँ। ये भी हो गया हमारे पास। अच्छा, फिर उसके बाद जो है पार्ट 1 तो हो गया हमारे पास। फिर पार्ट 2 हमारे पास कहता है द पावर डेसिपेटेड इन रेसिस्टर P इज P। ऑन फिगर स्केच द वेरिएशन ऑफ P विद टाइम T बिटवीन T इज इक्वल टू 0 एंड T इज इक्वल टू 2t। ओके, अब मुझे पावर का भी ग्राफ बनाना है, तो पावर का जो ग्राफ होगा वो हमारे पास, क्योंकि एक मिनट, पावर P है ना, द पावर डेसिपेटेड इन द रेसिस्टर। सो इसका ग्राफ एग्जैक्टली सेम होगा जैसे इसका बना है। इट विल बी द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ दिस। तो हमारे पास है 0.5t पर हमारे पास ये सेम ही ग्राफ जाएगा हमारे पास।
सो लेट सपोज हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, इस पॉइंट पे मैंने एक मार्क कर लिया, और 0.5 पे भी मैं एक मैक्सिमम मार्क कर लेता हूँ, और पॉइंट, यार बहुत इसने जो है ना इस पर सेपरेटर्स ही नहीं दिए हुए हैं, बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है इधर। नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा ख्याल करना अब्दुल्ला बेटे के, इसमें जो है ना वो सेपरेटर्स मुझे सही क्लियर दे देना। अच्छा, फिर इसके बाद जो आ रहा है 1 2 3 4 5 यहाँ पर, 1 2 3 4 5 यहाँ पर, फिर आ रहा है यहाँ से 1 2 3 4 5। तो सही का हेडेक दिया है आपने मुझे। फिर आ रहा है 1 2 3 4 5 यहाँ तक भी पहुँच गया, सही है। तो इसका जो ग्राफ होगा, जो पावर का जो ग्राफ होगा वो हमारे पास ऐसा ही जाएगा जैसे इसमें गया है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस, दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस, दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस, क्योंकि पावर नेगेटिव होता नहीं है, पावर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। ये वाला ग्राफ भी बन गया। फिर मुझे कहता है, थर्ड पार्ट कहता है, सजेस्ट विद द रीजन हाउ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वी आउट कंपेयर्स विद द RMS वैल्यू ऑफ वी इन। वेल, अपेरेंटली हमारे पास जो है RMS की जो वैल्यू होगी, वी आउट कंपेयर्स विद द RMS वैल्यू ऑफ वी इन। वी इन में भी जब हम लोग RMS लगाते हैं तो नीचे की वैल्यूज ऊपर ले आते हैं, तो वी आउट में भी हमारे पास सेम ही रहेगा। सो नो चेंज होना चाहिए, नो चेंज इन RMS, नो चेंज इन RMS, नो चेंज इन RMS। ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास 10 कैपेसिटर। सबसे पहले हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q/V, राइट। Q/V इसका फॉर्मूला होता है, तो हमें इसी के बेसिस पे हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि इसके ऊपर हमारे पास आइडिया ये होता है, डिफाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर पैरेलल प्लेट्स हैं हमारे पास, सही है, तो एक प्लेट का चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स, तो ये हमारे पास बनेगा। तो मैं इसके आंसर लिख रहा हूँ इधर, मैंने इसकी डेफिनेशन ये लिखी है, इट इज़ डिफाइंड एज द चार्ज ऑन वन प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर पर यूनिट potential difference between the plates. Well, this is how you do it. Two capacitors of capacitances C1 and C2 are connected in parallel to a power supply of electromotive force E as shown in figure 5.1. Okay, show that the combined capacitance CT of the two capacitors is given by this expression. Well, इसको हम लोग करते हैं। अच्छा, इधर देखो, सबसे पहली चीज़ें हमारे पास जो होता है, एक चीज़ हमें रियलाइज़ करनी है कि हमें पता है Q इज़ इक्वल टू CV होता है, लेकिन अगर मैं इधर से देखूँ तो टोटल चार्ज मेरे पास यहाँ से Q जा रहा होगा, इसको मैं QT कह लेता हूँ टोटल चार्ज, इसको मैं कह देता हूँ Q1 कह देता हूँ, इसको मैं Q2 कह देता हूँ, सही है। सो बड़ा आसान सा हो गया। तो इसका मतलब है कि QT शुड बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2, यहाँ तक भी पहुँच गए। सो QT जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा E मल्टीप्लाइड बाय CT। दिस शुड बी इक्वल टू E, क्योंकि वोल्टेजेस सेम रहेंगे, तो E मल्टीप्लाइड बाय C1 प्लस E मल्टीप्लाइड बाय C2 कर लेते हैं इसको। सो दिस इज गोइंग टू बी C2, यहाँ तक भी पहुँच गए। सो एट द एंड ऑफ द डे E कैंसिल, E कैंसिल, E कैंसिल, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड राइट साइड पे कॉमन निकल आएगा। सो एट द एंड ऑफ इट ऑल CT शुड बी इक्वल टू C1 प्लस C2। ये हो गया, प्रूव हो गया। सो दिस इज़ द प्रूफ, ये भी मैंने कर दिया। तो यही चीज़ है मेरे पास है। रीजनिंग भी हमें देनी है, तो रीजनिंग लोगे कि भाई टोटल चार्ज हमारे पास ये था, द चार्ज इज़ गोइंग टू बी स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, Q1 एंड Q2 में, एंड फिर देयर यू हैव इट। दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू इजीली। सो 3 मार्क्स तो आपके हो गए। फिर उसके बाद हमारे पास असली सवाल शुरू होता है इधर। Two capacitors of capacitances 22 microfarad and 47 microfarad and a resistor of resistance 2.7 mega ohms are connected into the circuit of figure 5.2. We can see that mega is 10 raised to power 6 and micro is 10 raised to power minus 6. The diagram, the battery has an EMF of 12 volts. Okay, we have a double throw switch here. Show that the combined capacitance of the two capacitors is 15 microfarad. So इसका मतलब है कि अगर मुझे combined capacitance निकालनी है तो CT should be equal to, ये हो जाएगा 22 multiplied by 47
ब्रैकेट्स में आ रहा है माइक्रोफैरेड डिवाइडेड बाय सम ऑफ द कैपेसिटेंसेस। सो एक्चुअली मल्टीप्लाई बाय माइक्रोफैरेड एक और भी आ जाएगा इसमें, अगर मैं सही से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो माइक्रोफैरेड स्क्वायर भी लिख सकते थे इसको, एक मिनट यहाँ पे लिख सकता था मैं, यूनिट्स को अलग कर रहा हूँ ना मैं। सो इसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं एंड फाइनली यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 22 प्लस 47 एंड ये आ जाएगा आपके पास माइक्रोफैरेड। तो एक माइक्रोफैरेड बचा तो फाइनल आंसर में भी माइक्रोफैरेड ही सिर्फ बचेगा। सो अब मैं करके देख लेते हैं कैलकुलेटर में। तो 22 मैंने प्रोडक्ट ओवर सम लगा दिया डायरेक्टली, 22 मल्टीप्लाई बाय 47 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट्स में आ रहा है 22 प्लस 47, ब्रैकेट को क्लोज किया एंड दैट गिव्स मी 14.9 माइक्रोफैरेड हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है, विच इज़ राउंडेड ऑफ टू 15 माइक्रोफैरेड। ये भी हो गया हमारे पास, तो एक मार्क तो यहाँ पे मिल गया। ठीक है। The two-way switch is S is initially at position X. Okay, तो इसका मतलब है आपके कैपेसिटर्स चार्ज हो रहे होंगे, so that the capacitors are fully charged. Okay, use the information in C1. In C1, okay, to calculate the total energy stored in the two capacitors. Total energy stored के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, हमारे पास combined capacitance भी आ चुकी है, so 1/2 हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 CV स्क्वायर, डायरेक्ट लगा लूँ उधर। सो दैट शुड बी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय कंबाइंड कैपेसिटेंस मेरे पास कितनी आ रही है, कंबाइंड कैपेसिटेंस हमारे पास है 15 ही ले लेते हैं बिकॉज इट्स टू क्लोज। सो 15 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाइड बाय जो वोल्टेज आपके पास आ रही है, दैट वोल्टेज इज 12 वोल्ट्स। सो 12 का मुझे स्क्वायर करना है इधर, तो यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। तो लेट्स फाइंड द टोटल एनर्जी, लेट्स डू इट। सो दिस इज गोइंग टू बी 0.5 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट्स में आ रहा होगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁻⁶, यहाँ तक भी पहुँच गए, ब्रैकेट क्लोज किया, फिर उसके बाद आ रहा है 12 और 12 के ऊपर हमारे पास लगेगा स्क्वायर। सो द वैल्यू दैट आई एम गेटिंग इज एक्चुअली, इसको मैं लिख लेता हूँ 1.1 इंटू 10⁻⁻³ जूल्स में हमारे पास वैल्यू आ रही है। ठीक है। सो 2SF तक मैंने इसको राउंड ऑफ कर लिया, ये भी हो गया हमारे पास। द two-way switch is now moved to position Y. अच्छा, इसने कहा है द two-way switch is now moved to position Y. जैसे ही हमने पोजीशन Y पे करेंगे तो हमारे पास बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई, अब हमारे कैपेसिटर्स जो हैं दे आर गोइंग टू डिस्चार्ज, राइट। The two-way switch is now moved to position Y. Determine the time taken for the potential difference PD across the 22 microfarad capacitor to become 6 volts. अच्छा, ये करना है हमें। अच्छा, इसका लास्ट पार्ट, the two-way switch is now moved to position Y. Determine the time taken for the potential difference across the 22 microfarad capacitor to become 6 volts. अच्छा, तो इसका मतलब है पहले मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि पहले इसका मैं इनिशियल वोल्टेज निकाल लूँ, ये हम लोग कर सकते हैं आसानी से, वो इस तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास कंबाइंड कैपेसिटेंस तो है विच इज़ 15 माइक्रोफैरेड, वो ये गिवन है। अगर कंबाइंड कैपेसिटेंस है तो टोटल वोल्टेज भी है, तो मैं चार्ज निकाल सकता हूँ। चार्ज जो इधर होगा वही चार्ज इधर भी होगा, यानी दोनों प्लेट्स पर, दोनों कैपेसिटर पर चार्ज सेम होगा, ये तो फैक्ट है हमारे पास। तो सबसे पहले लेट्स फाइंड द चार्ज। सो चार्ज हमारे पास हो जाएगा CV के बराबर, राइट, Q इज इक्वल टू CV होता है। सो चार्ज ऑन 22 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर सेम ही होगा, पूरा ओवरऑल चार्ज के बराबर होगा। कैपेसिटर मस्ट बी इक्वल टू CV CTVT। सो CT हमारे पास कितना था, कंबाइंड कैपेसिटेंस 15 माइक्रोफैरेड थी इंटू 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय जो सप्लाई वोल्टेज है वो कितनी 12 है। यहाँ तक भी पहुँच गए हम लोग, ये भी हो गया हमारे पास। चल, ये तो हो गया हमारे पास, यहाँ तक तो पहुँच गए। अब मैं इनिशियल वोल्टेज निकाल सकता हूँ। सो इनिशियल वोल्टेज ऑन 22 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, एक तो होता है Q इज इक्वल टू CV, सो V इज इक्वल टू Q ओवर C। सो दैट शुड बी C जो है वो हमने अभी निकाली थी वैल्यू, तो वो आ रही है 15 इंटू 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 22 माइक्रोफैरेड। सो 22 इंटू 10⁻⁻⁶ हमारे पास यहाँ तक आ गया, ये कैंसिल। तो इनिशियल वोल्टेज हमारे पास डायरेक्ट ही निकाल लो, 15 इंटू 12 एंड डिवाइडेड बाय 22 कर लेते हैं। सो दैट गिव्स मी 8
पॉइंट रफली 8.2 वोल्ट्स तक हमारे पास आ रहा है। ये तो आ गया हमारे पास। अब मैं एक काम करता हूँ, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू वी नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। तो हम लोग इधर लगा सकते हैं। सो फाइनल वोल्टेज हमारे पास कितना है? 6 वोल्ट्स है, और इनिशियल कितना है? 8.2 है। ई रेस टू पावर माइनस टी हमारा टारगेट है। आर सी पूरे सर्किट का होता है। तो टोटल हमारे पास जो रेसिस्टेंस है वो कितनी है? 2.7 मेगा ओम्स। सो 2.7 इंटू 10⁻⁶, और कैपेसिटेंस हमारे पास आ रही थी, कंबाइंड कैपेसिटेंस हमारे पास थी, वो तो पूरे सर्किट की लेंगे। सो 15 माइक्रो, सो 15 इंटू 10⁻⁻⁶, तो ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। अब इसके अंदर आप लगाओगे, तो मैं अपने कैलकुलेटर में इसको फीड कर रहा हूँ डायरेक्टली, तो ln लगेगा, दोनों साइड पे ln लगेगा। सो ln 6 डिवाइडेड बाय 8.2 शुड बी इक्वल टू माइनस टी ओवर 2.7 इंटू 15, और ये हो जाएगा ln e 1 के बराबर होता है, तो फिर t की वैल्यू निकाल लो। और ये जो t की वैल्यू मेरे पास आ रही है दैट इज़ 12 समथिंग आ रही है, तो इसको मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ 13 पर। तो 13 सेकेंड्स हमारे पास टाइम पीरियड आ रहा है। सो दैट शुड बी इट। सो देयर यू हैव इट गाइस, सो दिस इज़ इट। सो मैनी थैंक्स टू मिस्टर अब्दुल्ला, ही इज़ ग्रेट। खैर एनीवेज आई वुड वांट हिम कि अब यार थोड़े से और भी क्वेश्चंस डालें, ठीक है, और फिर मुझे एक और वर्कशीट भेजेगा तो विल डू दैट एज वेल। गाइस टेक केयर।